हम लोग इस समय यूपीएससी और या यूपीपीसीएस मेंस GS1 कंटिन्यू किए हुए हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्या, मॉडर्न इंडिया को। यानी आपके लिए ये क्लास प्री और मेंस दोनों के लिए यूजफुल है। आप यूपीएससी के GS1 यानी जहां मॉडर्न इंडिया मेंस में है वहाँ यूज कर सकते हैं, और दूसरी बात यूपीपीसीएस मेंस 2024 होने वाला उसमें यूज कर सकते हैं। साथ ही भारत में किसी भी कमीशन के द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा में अगर इस सिलेबस को वहाँ, जैसे आपका उत्तराखंड है, बिहार है, बहुत से MP है, बहुत सारे राज्यों में जो GS मेंस डिस्क्रिप्टिव मोड पर है, वहाँ ये पूरी आपके यूजफुल है आपके लिए। आप चाहें तो उसे अच्छे से कंसाइज नोट जैसे मैं आपको करा रहा हूँ वैसे आप कंप्लीट कर सकते हैं। हम लोग मॉडर्न इंडिया को ही कंटिन्यू पढ़ रहे हैं कई दिनों से, जिसमें हमने पढ़ा आंग्ल मैसूर को और हमने पढ़ा आंग्ल अवध के संबंधों को, और इस समय हम कहाँ हैं, आंग्ल बंगाल यानी ब्रिटिश और बंगाल की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, ब्रिटिश और बंगाल की। जब हम ब्रिटिश और बंगाल की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात हम बंगाल के नवाबों की बात कर रहे हैं। यानी कि हमने इसके अपने पिछले लेक्चर में क्या किया कि हमने बंगाल के नवाब और बंगाल के प्रति अंग्रेजों की रुचि क्यों थी, बंगाल को ही अंग्रेजों ने क्यों हिट किया, इस पे चर्चा मैं पहले लेक्चर में कर चुका हूँ। प्लासी के युद्ध पर भी मैं बात कर चुका हूँ। बस हाँ, इसके पहले के लेक्चर की बातों को मैं रिकॉल करवा सकता हूँ आपको कि प्लासी के युद्ध में वो कौन से कारण थे, या प्लासी युद्ध के पूर्व की स्थिति क्या रही है, और प्लासी के युद्ध होने के दौरान कौन सी घटनाएं घटी थी। दूसरी बात क्या कि इसका प्लासी के युद्ध का परिणाम क्या रहा है, और प्लासी के युद्ध का प्रकृति क्या रहा है। इस डायग्राम को देख करके इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी, अगर आपके मेंस को देखते हैं तो PCS वालों के लिए आप सीधा सिलेबस उठाइए, GS1 टॉपिक नंबर 2 देखिएगा, वहाँ क्या लिखा गया है। भारत के इतिहास यानी कि आधुनिक इतिहास की शुरुआत कहाँ, 1757 से लेकर के वो 1947 तक के व्यक्तित्व जो हैं, जो समस्याएं हैं, जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उसी पर सवाल मेंस में बनते हैं और प्लासी से शुरू होता है। तो इस डायग्राम को देख के आप बखूबी अच्छे समझ सकते हैं कि हम सीधे मेंस की बात कर रहे हैं आपसे। यानी इसमें क्या सवाल पूछा जा सकता है एक साथ या अलग करके। प्लासी के युद्ध का सवाल, प्लासी के पूर्व का क्या षड्यंत्र था, युद्ध जब शुरू हुआ तो उसमें कौन सी घटनाएं घटी, युद्ध के क्या कारण रहे हैं प्लासी के, और प्लासी का युद्ध संपन्न हुआ, समाप्त हुआ तो उसका इफेक्ट क्या पड़ा बंगाल के ऊपर या इस भारत देश के ऊपर। यानी कि प्लासी का युद्ध सिर्फ क्या बंगाल को प्रभावित किया था, या प्लासी का युद्ध संपूर्ण भारत को या ब्रिटिश साम्राज्य को प्रभावित किया था। किसे लाभ हुआ, किसे हानि हुआ, इसकी चर्चा हम परिणाम में कर सकते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि यह एक युद्ध ना होकर के यह एक षड्यंत्र है, यह क्या है, एक झड़प है। एक किसका मानना है, इतिहासकारों का। इसलिए हम प्लासी के युद्ध की प्रकृति को भी पढ़ते हैं। अब कहेंगे आप इसकी जरूरत क्यों पड़ गई कि हम नेचर क्यों पढ़े प्लासी युद्ध का, क्योंकि अब तक एग्जाम में प्लासी युद्ध की प्रकृति पर सवाल नहीं बना हुआ है। कारण पे सीधा सवाल आपसे किया जाता है, कारण ही बार बार पूछा जाता है, परिणाम पूछा गया है। यानी इन दोनों पर क्वेश्चन बन चुके हैं, ना ही उसके नेचर पे बना, ना यह पूछा गया कि प्लासी के पूर्व जो षड्यंत्र है, यदि आप प्रकृति को बताना चाहते हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा कि षड्यंत्र था या क्या था। बिना इस पहले जो आपके डायग्राम में जो पहला पॉइंट है कि प्लासी के पूर्व की स्थिति क्या है, या प्लासी के पूर्व कौन से षड्यंत्र हैं, या आपसे एक लाइन में पूछा जाए कि प्लासी का युद्ध किसका परिणाम है, तो आप बताएंगे प्लासी का युद्ध षड्यंत्र, साजिश, धोखेबाजी का परिणाम है। यह युद्ध पूरा प्लासी की नींव कहाँ है, धोखेबाजों पर है। ये बात अच्छे जान, जिस पर अधिक भरोसा कर लिया जाता है वहाँ ऐसी संभावना बनती है। इतिहास हमें सब कुछ महसूस करवाता है। मैंने कल 2 दोस्तों की कहानी को कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे से कि एक दोस्त जब सिलेक्शन लेता है और दूसरा दोस्त नहीं पाता है तो दूसरे को क्या हो जाती है, नफरत हो जाती है, और पहले दोस्त को
सस्पेंड करवाने की पूरी कोशिश करता है या मेंटली उसे हरासमेंट में लाता है। आप समझ सकते हैं। तो वैसे प्लासी भी है भाई, प्लासी भी ऐसे है। हर किसी को लालच होती है, क्या, समृद्ध बनने की, अपने आप को संपन्न बनाने की हर किसी को लालच है। कितना भी अच्छा दोस्त हो, खासकर जब आप साउथ की कोई मूवी देखते हैं तो उन सारी मूवी में ये चीज़ें ज़रूर दिखाई जाती हैं, बहुत अच्छे दिखाया जाता है। तो प्लासी जो आपके मेंस में अगर कहा जाए बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए है, तो इनमें से सभी को अगर आप 4-4 लाइन 5-5 लाइन रखते हैं, अधिक नहीं 4 से 5 लाइन इन एक, जैसे प्लासी पूर्व का षड्यंत्र, इसमें 4 से 5 लाइन सेटअप कर जाइए। युद्ध के दौरान घटनाओं को कम से कम शब्दों में कर दीजिए, 4-5 लाइन में, एक पैरा में कर दो। युद्ध के कारणों को 4 से 5 लाइन में कर दो। परिणाम को भी ऐसे कर दो। प्रकृति थोड़ा सा लंबा हो जाता है, परिणाम भी लंबा हो सकता है, क्योंकि परिणाम किसी भी युद्ध का, किसी भी घटना का दूरगामी परिणाम होता है। प्लासी का भी दूरगामी परिणाम इतिहास में रहा है। प्लासी युद्ध सिराज हारता नहीं, तो यूं समझिएगा कि ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना भारत में होती नहीं, ये अच्छे समझिएगा। प्लासी का परिणाम बक्सर है, और बक्सर के होने से, प्लासी के होने से बक्सर हुआ 1764 में, और बक्सर के होने से ब्रिटिश साम्राज्य के कदमों में पूरा भारत आ गया। ये नहीं मैं कहूँगा सिर्फ बंगाल आया था, बंगाल तो कदमों में आया बक्सर में, लेकिन उसी के सहारे उन्होंने भारत को साध दिया पूरी तरह। क्योंकि मैंने कई बार कहा है कि बंगाल सोने की चिड़िया था, यानी क्या था, स्वर्ग था। बंगाल क्या था, इट्स ए बुलियन स्टेट, यानी जिसके पास सबसे ज़्यादा सोने चांदी की मात्रा थी, यानी कह सकते, कहेंगे वहाँ क्या सोना चांदी का खान था बंगाल में? नहीं, बिल्कुल नहीं था। सोने चांदी खान नहीं था, वहाँ पर कच्चा माल था, रॉ मटेरियल था, जिसे हमारे व्यापारी अन्य देशों को निर्यात करते थे, बेचते थे। बदले में वो पैसा नहीं लेते थे, क्योंकि पैसा चलता नहीं था। सोना चांदी और ये जवाहरात लेते थे, और उसी को बुलियन इतिहास में कहा गया है। इसीलिए प्री के लिए भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में बुलियन स्टेट कौन रहा है, तो आप बताएंगे बंगाल। आप वेस्ट बंगाल नहीं बोलेंगे, बंगाल बताने वाले। तो प्लासी को जो मेरा पिछला लेक्चर रहा है वो मैं आपको रिकॉल करवा सकता हूँ। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे मेरी बातों को तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि आज मुझे सिर्फ इसी टॉपिक की बात करनी है। लेकिन अगर पहले को मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवाता हूँ तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि दोनों पिछले लेक्चर को और इस लेक्चर को आसानी से कनेक्ट करके, यानी कनेक्टिविटी हो सकती है, अब आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले सवाल ये उठा था, प्लासी पे चर्चा करते हैं कि अगर सामान्य सी बात किया जाए, सामान्य सी बात कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो आप की रटी रटाई बातें हैं कि 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। और कहाँ हुआ? नदिया जिला है पश्चिम बंगाल के वर्तमान में। नदिया जिला में कहाँ? प्लासी नामक मैदान में। ये मैदान कहाँ है? हुगली नदी के तट पर है। हुगली नदी कैसी नदी है? वितरिका, गंगा की एक वितरिका नदी है। आपको ही बताते चले कि भारत में वितरिका नदी मात्र कौन है? हुगली ही है। दूसरी बात, युद्ध होता है तो दो लोग होते हैं, लड़ाई होती है तो पक्षकार दो होते हैं। वैसे मूलतः देखा जाए किसी भी लड़ाई में दो ही पक्षकार होते हैं, जो बाद में आके जुड़ते हैं कि मान ले, तू भी मान ले, हम भी मान ले। उसका मतलब इतना सा है कि वो एक दूसरे की तरफ होके लड़ते हैं, लेकिन पक्ष दो ही होते हैं। और इस प्लासी के युद्ध पक्ष दो हैं, एक तरफ सिराज है, दूसरी तरफ ब्रिटिश की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव है ना, जो कि उस पहले मद्रास का कंपनी का गवर्नर रहा है। अब सबसे बात यह है कि क्या सिराज के साथ कोई और था? सिराज के साथ, यानी सिराजुद्दौला के साथ सहयोगी फ्रेंच थे। फ्रेंच की सेना सिराज के लिए खड़ी थी, इसीलिए रॉबर्ट के पास सेना की संख्या कितनी थी? 2,500 से 3,000, और सिराज के पास सेना थी 45 से 50,000। फिर भी सिराज हार गया। सिराज की सेना में जो 45-50,000 लोग थे वो फ्रेंच सैनिक थे, यानी फ्रांसीसी सैनिक थे, जो मदद करने के लिए आए थे प्लासी में। लेकिन अचानक वहाँ वर्षा होने लगी। वर्षा होने के कारण तोपों का इस्तेमाल कौन नहीं कर पाया? फ्रांसीसी सैनिक नहीं कर पाए, इसलिए सिराज के हारने का ये भी एक कारण है। लेकिन इसे मूल कारण नहीं कह सकते हैं, इसे मान सकते हैं कि एक
ये तो आपदा के स्वरूप हर किसी को जो युद्ध करता है उसे दूरदर्शी होना चाहिए। अगर वह दूरदर्शी नहीं है तो जाहिर सी बात है वो युद्ध जीत नहीं सकता है। कंपटीशन में भी ऐसी ही बातें हैं। कंपटीशन में अगर आप दूरदर्शी हैं तो ये समझिएगा कि आप क्वेश्चन के पैटर्न को नहीं समझ सकते हैं। कंपटीशन में सच को स्वीकार करो और उस युद्ध में प्लासी में सिराज ने सच को देखा होता तो शायद सिराज नहीं हारता। आप अगर सच को समझ पाएँ, आपके पैटर्न को, सिलेबस को देख करके काम करें तो आपके लिए भी आपके कंपटीशन में हार नहीं होगी। इतिहास हमेशा हमें क्या करवाता है, चीज़ों को अनुभव करवाता है, महसूस करवाता है कि हम गलतियां ना करें। तो प्लासी में सिराज ने जो गलती किया वो गलती आप ना करिएगा। कहेंगे सर मेरे पास यहाँ कौन गद्दार है, मुझसे पढ़ाई में कौन गद्दारी करेगा। तो आपको बता दें, आपके पास जो आपके साथ गद्दारी करेगा, जो आपके लिए खलनायक साबित होगा, वो हमेशा 24 आवर्स आपके जेहन में ही बैठा रहता है। उसे आप पहचानिए कौन है। आलस है, आपका आलस ही है सबसे बड़ा गद्दार। तो मीर जाफर हमारे पास हमेशा है, ऐसा मत सोचिए कि नहीं है। तो हमने कहा कि दो पक्ष ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लड़ रहे थे। कौन? रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब, यानी बंगाल से जो नेतृत्व कर रहा था सिराज स्वयं था वहाँ। अब इस युद्ध में फ्रांसीसी सेना सिराज की मदद कर रही थी, लेकिन मैंने कहा कि बरसात होने से तोपें नहीं चल पाई तो युद्ध हार गया। तो ठीक है, ये मूल कारण फिलहाल नहीं है। इस युद्ध की ये सामान्य जानकारी है। इसमें सिराज की हार हुई और नवाब की करारी हार हुई। नवाब की कैसी हुई? करारी हार हुई। दूसरी बात क्या, अगर बात किया जाए युद्ध के कारण पे, मैं इसके पहले ही लेक्चर में बात कर चुका हूं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी के मैदान में सिराज से युद्ध क्यों किया? इसका जवाब आप ढूंढेंगे तो मिलेगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अपनी महत्वाकांक्षा थी। जो महत्वाकांक्षी होते हैं वो किसी का गला रेत करके अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो वो महत्वाकांक्षी थे। क्यों महत्वाकांक्षी? किस बात को लेकर के? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी राजनीतिक और आर्थिक दोनों मामलों को लेकर के बहुत महत्वाकांक्षी थी। वो सोचती थी कि मेरा आर्थिक विस्तार कहाँ हो? भारत के अंदर हो। वो ये सोचती थी कि हम डच और फ्रेंच को या पुर्तगालियों को इस देश से बाहर निकाल दें। यानी उसका एक इरादा था कि व्यापारिक रूप में हम अकेले रहें। और ये सोचते थे, ब्रिटिश कंपनी सोचती थी कि भविष्य में हम यहाँ शासन भी करेंगे, यानी क्या बन करेंगे, राजनीतिक स्थिति को भी नियंत्रित करेंगे। यानी उनका क्या, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ये कहा जाए महत्वाकांक्षा ने प्लासी के मैदान में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को और सिराज को आमने सामने खड़ा कर दिया। अब ये तो पहला कारण है, लेकिन इसे हम मूल कारण नहीं कह सकते हैं। इस युद्ध का मूल कारण छिपा है दस्तक में। दस्तक क्या है? दस्तक एक शाही फरमान है, एक पारपत्र है, एक पास है, एक ऐसा पास जिसे 1717 में फर्रुखसियर ने जारी किया था। किसके लिए जारी किया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को खुश होकर के दिया था, क्योंकि जॉन सुरमन जो कि किससे मिलने गए थे? फर्रुखसियर से। उनके साथ एक डॉक्टर हैमिल्टन गए थे जो कि सर्जन थे। उन्होंने फर्रुखसियर के पाइल्स को सही से ऑपरेट कर दिया, ठीक कर दिया, जिससे खुश होकर के कौन? फर्रुखसियर ने वही शाही फरमान जारी कर दिया जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया, जिसे महाधिकार पत्र कहा गया। उस दस्तक में दो बातें कह दी गई, तीन बातें कही गई। पहली बात ये कह दिया गया क्या कि 3000 रुपये अगर वार्षिक कर आप देते हैं मुझे। कौन देता है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देती है। तो उसे बंगाल में कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार होगा। जिनके पास दस्तक रहता था वो उन्हें चुंगी कर नहीं देना पड़ता था। आप थोड़ा सा फ्लैशबैक करेंगे 30-35 साल पहले हमारे यहाँ चुंगी कर था। आज भी चुंगी कर है, ऐसा नहीं लिया जाता। किसी आप अन्य जिले से आके दूसरे जिले में प्रवेश करते हैं तो टोल टैक्सवा देते, क्या दे रहे हैं? वही तो है बेटा, वही चीज़ है। तो अब शाही फरमान फर्रुखसियर का मैंने बता दिया। इस दस्तक का दुरुपयोग होना ही इसका मूल कारण बना प्लासी का। कैसे दुरुपयोग होता था? एक बात और है, बंगाल के शासकों में मुर्शिद कुली खां से लेकर अलीवर्दी खां तक किसी ने भी इस दस्तक का विरोध नहीं किया। क्यों नहीं किया? ये सवाल मैंने पहले बता दिया आपको।
इसलिए नहीं विरोध किया था क्योंकि ये लोग सोचते थे कि अंग्रेजों के व्यापार करने से बंगाल की समृद्धि हो रही है, इसलिए दस्तक का विरोध किसने नहीं किया है। ना मुर्शिद कुली खान ने किया, ना सुजाउद्दौला ने किया, और ना ही क्या नाम था उसका, सरफराज खां, है ना, अलीवर्दी खां, इन लोगों ने विरोध नहीं किया। लेकिन विरोध करने कौन करेगा, सिराज करेगा। इसे सिराजुद्दौला को प्लासी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ना होगा। अब दूसरी बात यह है कि दस्तक का दुरुपयोग कैसे होता था। दस्तक का दुरुपयोग ऐसे हुआ कि जो ब्रिटिश कंपनी के कर्मचारी थे उस पास का इस्तेमाल वो अपने व्यक्तिगत यानी निजी व्यापार के लिए करने लगे, और दूसरा भारतीय व्यापारियों को उन्होंने दस्तक की फोटोकॉपी दे दी कि जिनके पास दस्तक रहेगा, यानी भारतीय व्यापारी भी कर मुक्त व्यापार करने लगे। उससे जो बंगाल के नवाब थे उनको क्षति होने लगी, यानी उन्हें कर नहीं मिलेगा, राजस्व नहीं मिलेगा, तो क्या नवाब बनने से फायदा क्या, फिर क्या अपना बर्तन बेच खाना खाएंगे, ऐसा तो हो नहीं पाएगा। तो यानी ये कहा जाए कि विरोध नहीं हुआ और दस्तक का दुरुपयोग हुआ। विरोध कौन करने आया, सिराज, तो सिराज ने प्लासी में युद्ध किया। दूसरी बात, युद्ध के कारण तीसरा जो आपके सामने है, बुलियन स्टेट। बंगाल एक बुलियन स्टेट है, मैंने कहा सोने चांदी इसके पास है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बुलियन की जरूरत थी, सोना चांदी चाहिए। क्यों चाहिए था, क्योंकि उन्हें आंग्ल कर्नाटक युद्ध में उन धन की जरूरत थी। जब युद्ध आप करते धन की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए उन्हें बुलियन चाहिए। और दूसरा क्या, यूरोप में सब वर्ष युद्ध चल रहा था, उस युद्ध में भी अपने साम्राज्य की विस्तार करने के लिए उन्हें क्या चाहिए था, सोना और चांदी चाहिए था। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए प्लासी युद्ध का मूल कारण कहाँ है, तो दस्तक है। लेकिन आपसे मैं सवाल करूं प्लासी युद्ध का तात्कालिक कारण क्या है, तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि तात्कालिक कारण अलीनगर संधि का उल्लंघन है। तो फ्लैशबैक करिए थोड़ा सा। दस्तक का दुरुपयोग हो रहा था, फोर्ट विलियम की लिए बंदी कर रहे थे कौन, अंग्रेज, और कासिम बाजार में घुसने से किसे रोक दिया गया, सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला हो गया गुस्सा और उसने कर दिया आक्रमण 1756 में। कहाँ, 15 जून 1756 को अटैक कर दिया, कहाँ, कलकत्ता में, और कब्जा कर लिया। जब कब्जा किया तो वहां से अंग्रेज भाग गए, भाग करके कहाँ चले गए, फुल्टा द्वीप पे जाके छिप गए। वो अंग्रेज कौन है, कौन था, ड्रैक था। लेकिन उसमें से मिस्टर हालवेल और बाकी जो बचे थे अंग्रेज, वो फोर्ट विलियम में छिपे थे। और जब फोर्ट विलियम के अंदर प्रवेश किया सिराज, तो सिराज से उन्होंने टक्कर लिया, लेकिन वो हार गए, समर्पण करना पड़ा किसे, हालवेल को। तब सिराज गुस्सा होकर के फोर्ट विलियम में अवस्थित एक काल कोठरी 18x14 का, जिसमें एक छोटी सी खिड़की, उसमें 146 लोगों को उठा के ठूस दिया, डाल दिया, क्या बंद कर दिया, जो भी कह दीजिए। जिससे जब सुबह रात में 8 बजे डाला था, कब, 20 जून को, 21 जून को सुबह निकाला 6 बजे, तो उसमें से 123 लोग मर चुके थे, 23 जिंदा थे। मिस्टर हालवेल इस कहानी को 1758 में सुनाया किसे, एनुअल रजिस्टर को। एनुअल रजिस्टर एक प्रकाशन विभाग है लंदन का, जिसमें बात प्रकाशित हुई थी, वहीं से जानकारी मिली। अब जब ये हुआ तो रॉबर्ट उस समय कहाँ था, मद्रास में था। मद्रास में रॉबर्ट क्लाइव कंपनी गवर्नर था, उसे बातें पता लगी। रॉबर्ट क्लाइव ने 3000 सेना अपने साथ लेकर के जल से स्थल से, यानी जल सेना और स्थल सेना दोनों को साथ लेकर के विलियम वाटसन के साथ कहाँ पहुंचा, कलकत्ता, और हमला बोल दिया कलकत्ता पर, और कब्जा कर लिया कहाँ, कलकत्ता पे दोबारा। यानी अंग्रेजों का पुनः फोर्ट विलियम पे अधिकार हुआ। तो घबरा करके सिराज ने अलीनगर की संधि कर ली, और अलीनगर की संधि में जो प्रतिबंध लगाए गए थे उन प्रतिबंधों के अधीन सिराज इस बात को मान लिया। लेकिन एक गलती कर दिया किसने, अंग्रेजों ने। जब चंद्रनगर में फ्रांसीसी अपना सब कुछ बना रहे थे, तो चंद्रनगर पर अटैक करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांसीसियों से उसे छीन लिया, और सिराज से कहा कि फ्रांसीसियों को बंगाल से बाहर निकाल दो। इसी बात पर कौन, सिराज को लगा कि ये मुझसे हर काम गलत करवा रहे हैं, और सिराज उनका कहना नहीं माना। और वहीं पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या हुआ कि उसने कहा सिराज से कि आपने तो अलीनगर संधि का उल्लंघन कर दिया है, और उल्लंघन की वजह से आपको हम दंड देंगे। जब उसने बात कहा तो सिराज ने कहा ठीक है भाई, चलिए प्लासी में मिलते हैं। प्लासी में कब, 23 जून 1757 को क्या शुरू हुआ,
युद्ध सुबह मॉर्निंग 7 साढ़े 7 युद्ध की शुरुआत हो गई। नाश्ते में युद्ध ही पेश कर दिया गया। लगभग 3 घंटे युद्ध चला था। उन 3 घंटों में ही युद्ध का समापन हो गया, क्योंकि गद्दार बहुत थे भाई। यहाँ गद्दारों की कमी नहीं थी। क्योंकि सिराज क्यों हारा? सिराज के हारने का रीजन कलायु का षड्यंत्र। कलायु ने मीर जाफर को मिला लिया, राज-उर-दौला को मिला लिया, अमीर चंद को मिला लिया। घसीटी बेगम जो उनकी मौसी थी, जो उसका विरोध करती सिराज का, जिसको सिराज ने पहले ही क्या कर दिया था, अपना बंदी बना लिया था, और जो उसका सबसे बड़ा विरोधी था शौकत जंग, जिसे क्या किया था सिराज ने, उसे मार दिया था मनिहारी के युद्ध में। वहीं इसको साफ कर दिया था। यानी अक्टूबर 1756 के मनिहारी युद्ध में सिराज ने किसे मार दिया था? शौकत जंग को। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ने षड्यंत्र रचा। यहाँ मैंने लिखा क्या? प्लासी पूर्व का षड्यंत्र। यानी यही तो षड्यंत्र है। राज-उर-दौला को सबको पैसा वैसा दे करके उसने मिला लिया, सोना चांदी। दूसरी बात, सिराज के पास सैन्य अयोग्यता थी। सिराज के पास नेवी नहीं थी। नेवी और रॉबर्ट क्लाइव के पास यानी जल सेना थी। अच्छा, हमारे यहाँ के शासक बड़े दूरदर्शी भी रहे हैं। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि जो ब्रिटिश या यूरोपीय कंपनी आ रहे हैं, पश्चिमी घाट के सहारे आए और जल से ही आए, जल से मतलब जलयान से आए थे, तो क्या कभी जल सेना नहीं बना सकते हैं? अगर ये सोच लिए होते कि हमारा सामना कभी न कभी युद्ध में नेवी से भी हो सकता है, तो नेवी गठन कर लिए होते, नहीं किए। दूसरी बात, नवाब का युद्ध से भागना। मीर जाफर के बारे में जितना कहा जाए, निहायत ही कमीने से कमीना इंसान। उसने कहा, किससे कहा? सिराज से। क्या भागो सिराज, अब सब मारे जा चुके, तुम भी मार दिए जाओगे। सिराज भाग गया। ये भागना अगर रुक जाता तो शायद बदल जाता। वो भागा, सेना पीछे हटी। 50,000 सेना भी कुछ नहीं कर पाई सिराज के भागने से। दूसरी बात, रॉबर्ट क्लाइव की रणनीति, रॉबर्ट क्लाइव की दूरदर्शिता, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव को भविष्य में मीर जाफर द्वारा स्पेशल गिफ्ट 20 लाख मिलने वाला है। इसीलिए चूंकि समझौता मीर जाफर के साथ किया था किसने? क्लाइव ने, कि तुम्हें नवाब बनाएंगे और मुझे तुम नजराना पेश कर देना, 20 लाख से कम मुझे मत देना। तो कहा ठीक है, हम बनेंगे नवाब, दे देंगे। तो ये सब सारी चीज़ें थी और सिराज के हारने में ये कारण है, आप लिख सकते हैं। अब दूसरी बात मैंने लिख दिया कहीं पर कि युद्ध का कारण हो गया और दौरानी घटनाएं मैंने बता दिया, कैसे किसी को अपने बस में कर लिया क्लाइव ने। अभी परिणाम और प्रकृति की बात में नहीं किया, लेकिन मैं यहाँ एक कारण परिणाम इसके बीच में आपको सेट करना चाहिए। क्या इसकी महत्ता, यानी कि इसका महत्व क्या है? प्लासी युद्ध का महत्व भारतीय इतिहास के लिए क्या महत्व रखता है प्लासी? अरे ऐसा महत्व रखता है कि हमें बना दिया गुलाम 200 सालों का। समझ रहे हो? चलिए, तो मुझे लगता है कि अब मेरी सारी बातें आपकी जेहन में आ गई होंगी। इसके पहले के लेक्चर की सारी बातें मैंने आपको बता दिया है। अब इसके पहले के लेक्चर को अच्छे देखिए और नोट डाउन करिए। अब मैंने आपको क्या बता दिया? षड्यंत्र पूर्व की बात बता दी, मैंने आपको घटनाओं को बता दिया, मैंने युद्ध के कारण को भी आपको बता दिया। अब मैं जो क्या बताना है आपको, इसका महत्व क्या है प्लासी का। चलिए, अब हम ये बात नहीं कहते हैं, जब ये कहा जाए कि प्लासी के महत्व को बताया जाए, तो क्या मेरा अपना कोई इसमें राय नहीं है? बंगाल में कवियों की कमी नहीं है। अरविंद घोष जैसे महाकवि वहाँ पैदा हुए हैं। बंगाल की जमी भारत में क्रांतिकारियों को पैदा किया है, और प्लासी ने ही चिंगारी दिया है वहाँ के लोगों में जो राष्ट्रवाद पनपा है। तो एक कवि है, उनका नाम है नवीन चंद्र। क्या नाम है? नवीन चंद्र। नवीन चंद्र क्या है? एक कवि हैं। नवीन चंद्र ने कहा कि प्लासी युद्ध के बाद बंगाल की अस्थाई दुर्दशा प्रारंभ हो गई। क्या कहा? कहा क्या? नवीन चंद्र ने कहा प्लासी युद्ध के बाद प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल की दुर्दशा प्रारंभ हो गई। ये सीधा आपके प्रेम में पूछ सकता है आपसे, स्टेटमेंट किसका है ये? तो ये अगर पहली बात हम देखें
तो इस सवाल उठता है कि प्लासी के हारने में क्या सैन्य कारण था या सैन्य योग्यता थी। तो अगर ये कहा जाए कि क्या सैन्य महत्व या सेना या सैनिक प्लासी युद्ध के लिए महत्वपूर्ण हैं, तो एक सवाल उठता है कि नहीं। एक लाइन में कहा जाए कि नहीं, इसका कोई सैन्य महत्व नहीं है, क्योंकि छल से जीता गया युद्ध कभी भी युद्ध नहीं होता है, वो धोखेबाजी होती है। प्लासी में युद्ध नहीं हुआ है, ये षड्यंत्र था, ये क्या था, जाल, द ट्रैप था। वो जाल किसका था, वो जाल था कलायु का। कलायु ने युद्ध करके सिराज से नहीं जीता था। अगर कलायु से युद्ध किया होता, कलायु सिराज से युद्ध करता, तो सिराज कलायु को हरा देता। तो इसलिए मैं नहीं कहूंगा कि इस युद्ध की कोई सैन्य महत्ता है, बिल्कुल नहीं है। तो आज सवाल अगर किया जाए सैन्य महत्ता का, क्या इसका कोई सैन्य महत्ता है, तो आप बेटा जवाब दीजिएगा नहीं, सीधा एक लाइन नो, इसकी कोई सैन्य महत्ता बिल्कुल नहीं है। पहली बात बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है कि बंगाल की सेना की कमजोरी को भांपा जरूर किसने, कलायु ने, साजिशों के द्वारा। और एक बात मैं बता दूं, एक शब्द में तो नहीं है, लेकिन बंगाल की सेना की कमजोरी ने उत्तर भारत को यह बता दिया कि पूरी तरह ब्रिटिश साम्राज्य को समझ में आ गया, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समझ में आ गया कि अब अगर बंगाल की सेना इतनी कमजोर पड़ गई, इसे हम हरा ले गए हैं 50,000 लोगों को, तो इसका मतलब उत्तर भारत में जितने भी राज्य हैं उन पर हम कब्जा कर सकते हैं। उन्होंने ये प्रज्यूम कर लिया, उन्होंने धारणा या परसुएशन कर लिया कि चाहे जो हो, उत्तर भारत के लोग क्या हैं, कमजोर हैं, इन्हें हम हड़प सकते हैं। इसीलिए अंग्रेजों ने बंगाल के सहारे उत्तर भारत को अपने कदमों में कर लिया। चलिए अब दूसरी बात, क्या इस युद्ध की अपनी आर्थिक महत्ता भी है। दूसरी बात, और जब आप आर्थिक महत्ता की बात करते हैं तो क्या ऐसा है, हाँ बिल्कुल। इस युद्ध को जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीता तो उसे क्या प्राप्त हुआ, सबसे पहले बंगाल के संसाधनों पर कब्जा कर लिया। क्या कर लिया, संसाधनों पर कब्जा। कौन कर लिया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और संसाधनों पर कब्जा कर लोगे, यानी अगर उस पर आप कब्जा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है संसाधन आपके पास हो ही गए, बुलियन स्टेट का सोना चांदी आपके पास हो ही गया, तो अब आप अपने साम्राज्य के विस्तार में मदद नहीं लेंगे उससे। यानी कि बंगाल का संसाधन किसका हो गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हो गया। समझ पा रहे हैं आप लोग कि नहीं मेरी बातों। चलिए इसके बाद मीर जाफर के नवाब बनते ही, जैसे मीर जाफर नवाब बना, युद्ध का महत्व की बात कर रहे हैं, आर्थिक महत्ता की बात चल रही है। मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव ने जैसे नवाब बनाया, वैसे मीर जाफर ने 1,70,00,000 रुपया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया और 20 लाख रुपए रॉबर्ट क्लाइव को नजराना भेंट कर दिया। तो लाभ किसको हुआ, आर्थिक लाभ किसे हुआ बेटा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को और रॉबर्ट क्लाइव को नजराना मिला। दूसरी बात, इसी में एक जिला है बंगाल का, उसे कहते 24 परगना। 24 परगना एक जिला है, उस जिले के राजस्व की उसूले का पूरा अधिकार मीर जाफर नवाब बनते ही किसे दे दिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो लाभ किसको हो रहा है, आर्थिक महत्ता किसके लिए है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। दूसरी बात, मीर जाफर ने कहा ये दस्तक और फस्तक और ये पारपत्र पास क्या होता है, हम आपको फ्री करते हैं, आपको दस्तक भी नहीं यूज करना है। यानी कि मीर जाफर ने इसमें मुक्त व्यापार की भी बात कर दी और मुक्त व्यापार होते ही दस्तक जैसी बीमारी खत्म हो गई। तो आर्थिक महत्ता इस युद्ध का हुआ नहीं, नुकसान किसका हुआ सोचिएगा, बताइए। नवाबों का नुकसान हुआ। अब एक बात ये होती है कि जब 1,70,00,000 रुपए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मीर जाफर ने दिया तो बुलियन दिया था, समझिए मेरी बात।
20 लाख रुपए किसे दिया? क्लाइव को तो बुलियन दिया था। बुलियन की आवश्यकता किसे थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। क्यों थी? क्योंकि यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था, उस युद्ध में यूज करने के लिए। और कहाँ जरूरत थी उसे? बुलियन की? कर्नाटक युद्ध में। और भारत में अपने विस्तार के लिए उसे बुलियन की जरूरत थी। एक ही बात घुमा फिरा के बार बार है। अगर आप चाहें तो उसे बखूबी समझ के सब नोट डाउन कर सकते हैं और बहुत अच्छे से मेंस में लिख सकते हैं। एक खास बात और रहा, प्लासी के युद्ध ने जब बुलियन गया, परगना गया और नवाब बदल गया, तो उसी में समाप्त हो गए फ्रेंच और डच। फ्रेंच और डच यूरोपीय कंपनियां बंगाल से पूरी तरह समाप्त हो गई। उनका व्यापार रहा ही नहीं। पूरा व्यापार पे कब्जा किसका हो गया? ब्रिटिश का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब बुलियन का प्रयोग कहां किया गया? अब मैं आर्थिक में ही हूं बेटा। बुलियन का वास्तव में अगर ये कहा जाए इस्तेमाल कहां किया गया, तो बुलियन का इस्तेमाल अंग्रेजों ने किया अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए। आप लिख सकते हैं बुलियन से लाभ या बुलियन की प्राप्ति से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लाभ, ऐसा लिख करके एरो बना लीजिए आप। लाभ, पहले एरो में लिख सकते हैं क्या? व्यापार बढ़ा, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार हुआ, कर्नाटक युद्ध जीत सके, मराठा और मैसूर भी जीतने का कारण बुलियन ही है। अब इन्होंने अटैक कहां किया? इनको चीर लगा कि हम क्या करें। बंगाल में हथकरघा उद्योग था, हथकरघा उद्योग को समाप्त कर दिया किसने? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो इस तरह कह सकते हैं कि आर्थिक महत्ता इसकी क्या रही है? पूरा बंगाल को बदल दिया। यानी जो बुलियन स्टेट था उसे जीर्ण शीर्ण कर दिया किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने, मीर जाफर को बना करके। हाँ, एक बात और है, ये तो हमने कहा क्या सैन्य महत्ता की बात हमने कर ली, हमने आर्थिक महत्ता की बात कर ली। अब हमें एक बात करना चाहिए, क्या? राजनीतिक महत्ता की। क्या इस युद्ध का कोई राजनीतिक महत्ता भी है? अगर आप महत्व की बात करेंगे, क्या राजनीतिक महत्ता है? पहले आपने क्या सवाल ढूंढा? सैन्य महत्ता ढूंढा। क्या सैन्य कोई महत्ता थी? नहीं है, बहुत कुछ खास नहीं। आर्थिक महत्ता को आपने देख लिया, इस युद्ध की आर्थिक महत्ता को आपने देखा। अब आपसे सवाल किया जाए क्या इसकी कोई राजनीतिक महत्ता भी थी, तो आपसे समझिएगा इसकी राजनीतिक महत्ता थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक कंपनी नहीं रह गई, बल्कि अब वह एक राजनीतिक संस्था बन गई। ऐसा लिख सकते हैं। राजनीतिक महत्ता में क्या लिख दोगे आप? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब व्यापारिक कंपनी न रहकर राजनीतिक संस्था बन गई। ये था क्या? किसका प्रभाव? राजनीतिक महत्ता आपको समझिए, बस इतना याद ही रखिए, ना लिखिए, बस इतना याद रखिए कि भाई देखिए, ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो व्यापार करने भारत आई थी वो क्या बन गई? राजनीतिक संस्था। भी शासन भी करने लगी ना। नवाब, अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि बंगाल का जो भी नवाब हो वो उसके हाथों की कठपुतली हो। क्लाइव यही तो चाहता था, क्लाइव यही चाहता था और कुछ नहीं चाहता था। अब यदि आपको जैसे बहुत कि हम टू द पॉइंट क्या लिख दें इसमें, ये तो लेक्चर की बात है, इसे कंसाइज करने के लिए सारी बातों को हम कैसे कंसाइज कर लें, इसके लिए थोड़ा सा आपको कह सकते हैं मेरी भाषा में मशक्क़त करनी पड़ेगी। मशक्क़त का मतलब पूरा लेक्चर आप सुनिए, देखिए, तो आप आसानी से कर सकते हैं। इस एक कह सकते हैं ये रिकैप मेरा, इस पर जितना मैंने बताया है मैं आपको बता सकता हूँ। आप चाहें तो वैसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। प्लासी पूर्व का षड्यंत्र,
प्लासी युद्ध की बात चल रही थी। प्लासी पूर्व का षड्यंत्र यानी युद्ध के पूर्व का षड्यंत्र क्या था, युद्ध के दौरान की घटनाएं कौन सी थी, युद्ध के कारण क्या थे, क्या प्लासी युद्ध की कोई महत्ता है, और प्लासी युद्ध के होने का परिणाम क्या है, और प्लासी युद्ध की प्रकृति अपनी क्या थी। अगर इन पे बात किया जाए तो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चन है। महत्ता, कारण और षड्यंत्र साजिश क्या है। एक लाइन कहा जाए कि धोखे पे धोखा। भारतीय इतिहास में एक ऐसा युद्ध जो धोखे पे धोखा जिसमें हुआ है, उसके कारणों यो महत्वों पर चर्चा करो। फंस गए, प्लासी ही है, नाम लिया नहीं था उसने। जब आंसर राइटिंग करोगे तो लिखोगे धोखे पे धोखा भारतीय इतिहास का, जिसमें धोखा ही धोखा, साजिश षड्यंत्र की कहानी, यानी जॉल द ट्रैप प्लासी 1757 है जिसकी आप बात कर रहे हैं। तब आप पकड़ लिए तो अच्छी बात है, नहीं तो बोल ही नहीं रहा है वो। कमीशन ना प्लासी आपका नाम है नहीं लिया, और फंस गई चिड़िया कहाँ, दाने में आ गई भैया पिंजरे में। अब तो बस खाली रोने के अलावा कुछ नहीं है। तो यही कहोगे कि जब सर बहुत अच्छे बता रहे थे तो हमारा ध्यान कहीं और था, अब क्या लिखें यहाँ। तो चलो ठीक, कोई बात नहीं। मनवा के तोख मिटावे बदे, एक लाइन है, क्या करते हैं हम, चलो भैया बहनी यह बात ना सही, अब की बार जैसे एग्जाम मेंस का खत्म होगा वैसे ही जाएंगे, रात दिन किताब पढ़ के उड़ा देंगे किताबिया लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम, जितना मेंस के बुक्स हैं सबको पेज पे उड़ा देंगे, रूम में उड़ेंगे फिल्मों की तरह, और इतना स्टिकी नोट चिपका देंगे कि स्टिकी नोट से नहाया हुआ एसडीएम निकल रहा। ओहो, जिस रूम में सबसे ज्यादा स्टिकी नोट होता है उस सबसे ज्यादा बेपरवाह लापरवाह, जिसकी मेमोरी पावर सबसे कम होती है, उसके रूम में, सिविल की तैयारी करने वाले के रूम में स्टिकी नोट होता है। इसका परिचय कि स्टिकी नोट दीवार पर चिपका, उसके चिपकाने से एग्जाम नहीं निकलता है। स्टिकी नोट जिसके रूम में अधिक हो, समझ जाना वो खाली बस फैशन कर रहा है अपना, उसका कोई मतलब ना है। यानी कि हमें क्या करना है, सारी चीजें कहाँ रखनी है, ब्रेन में, रफ में नहीं। स्टिकी नोट रफ है। चलिए अब हाँ, हम यहाँ आपको ये बता देते हैं कुछ लाइनों को, आप आराम से लिख लीजिएगा। हाँ, स्टिकी नोट जिसके रूम में सबसे ज्यादा होगा, किसी एक स्टिकी नोट को आप खड़े होकर पूछ लीजिए, बंदा धड़ाम रहेगा। बस ये मानिएगा, बस यही समझिएगा कि श्रृंगार है किसी दुल्हन का स्टिकी नोट, बाकी कुछ नहीं है। जैसे ही दूसरे दिन समझ जाओ, जैसे दूसरे दिन प्लास्टर ऑफ पेरिस गल के खत्म हो जाता है, वैसे है असली चेहरा सामने आता है, तो स्टिकी नोट खाली वही, बस और कुछ नहीं। अब आप बाकी चीजें आप समझ सकते हो। आइए, प्लासी पूर्व का षड्यंत्र, कैसे, क्यों षड्यंत्र किया गया, एक सवाल उठता है हमारे मन में। मेरी बातों को गौर करिएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा, आल्हा बिरहा नहीं है ये बात ध्यान रखिएगा। कहानी अगर समझ गई मेरी लाइन में तो एग्जामिनेशन हॉल में मैं आपके सामने प्रेजेंट रहूँगा, 100% गारंटी है। आप मेरी बातों को लिख ले जाएंगे। जैसे कि पहले ये सोचना है कि षड्यंत्र क्यों भाई, क्यों षड्यंत्र किया गया, हम षड्यंत्र क्यों करें। दो दोस्त एक साथ पढ़ती थी, षड्यंत्र नाम की चीज उनके अंदर थी ही नहीं। बीच में घोड़े पे सवार राजकुमार की एंट्री हो गई या राजकुमारी की एंट्री हो गई। पाना चाहता था कोई और, पा गया कोई और, अंत में पाने की चाहत ने साजिश को दे दिया जन्म। षड्यंत्र ही शुरू होता है। तो बंगाल बनी ठनी एक दुल्हन है जो आभूषणों से लदी हुई है, और बंगाल को पाने की चाहत में ही साजिश और षड्यंत्र की शुरुआत किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। मेरी बातों को गौर करिएगा आप। अब षड्यंत्र क्यों किया, ये बात आते हैं, क्यों किया, ऐसा क्या कारण, ये तो मैं आपको कोड में बता दिया कहानी सुना के, लेकिन रियल में षड्यंत्र क्यों किया।
ध्यान से सुनोगे तो जवाब दे सकते हो, और ध्यान से मुझे नहीं सुनोगे तो जवाब नहीं दे पाओगे। इसमें से मुझे कोई भी बता दे कि रॉबर्ट क्लाइव को प्लासी युद्ध के पहले कॉन्स्पिरेसी यानी कि षड्यंत्र जाल बिछाने की जरूरत क्यों पड़ी थी? जाल द ट्रैप, सनी देओल की मूवी देखिएगा, आप बखूबी समझ जाएंगे। जो हम कहानी सुनाए है ना कि बीच में राजकुमारी आ गई, उसी फिल्म की कहानी थी। जाल द ट्रैप। तो जाल बिछाना क्यों पड़ा? अब वहां तो जाल बिछाया जाता है जब राजकुमारी, एक ही राजकुमार है, 2 राजकुमारियां हैं, पाना चाहते हैं उसमें से, दोनों में से। अब वहां जाल बिछाया जाता है, लेकिन वो जाल कैसा होता है? अदृश्य होता है, यानी कि हाँ, वो माया जाल है, वो माया जाल है विचारों का। अब ऐसे विचार, ऐसे कुछ चीजें रची जाती हैं, साउथ की फिल्मों में अक्सर देखा जाता है। बॉलीवुड की मूवी में तो ये सब नहीं दिखता, क्योंकि इन लोग पास तमीज ही नहीं है कि किसी कहानी को सेटअप कर ले जाए, बकवास करते हैं बस। कोई हिनहाता है तो कोई कूदता है, इससे अधिक कुछ उनके पास नहीं है। आप जब लिखना शुरू करेंगे कि प्लासी पूर्व का षड्यंत्र या प्लासी युद्ध के पहले की स्थिति क्या रही, अंग्रेज इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे कि नवाब को सामने से या सीधे हराने के लिए मुझ में दम नहीं है। साजिश तब रची जाती है जब सामने वाले का खुलकर सामना करने के आप में क्षमता नहीं होती। यदि आप में क्षमता होगी तो सामने आओगे खुल करके। साजिश तभी रचोगे जब सामने वाले से कमजोर रहोगे। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस बात को जानती थी, अगर सीधे तौर पर हम कहाँ होंगे, सिराज के सामने, तो उसका कुछ भी हम उखाड़ नहीं पाएंगे। यानी अंग्रेज जानते थे कि नवाब से सीधे संघर्ष करके हम जीत नहीं सकते हैं। इसलिए उन लोगों ने हथियार किसे बनाया? नवाब के सगे संबंधियों को, नवाब के उन अधिकारियों को जो अच्छे पदों पर नियुक्त थे उनको बनाया, वहां के व्यापारियों को बनाया, और सबको दिया प्रलोभन। प्रलोभन ही तो क्या है? कॉन्स्पिरेसी का पहला चरण है। यानी प्रलोभन दिया कि आओ तुम्हें नवाब बना देंगे, आओ तुम्हें आभूषणों से लाद देंगे, वाह, आओ तुम निर्णय कर दो, तुम्हें राज्यसभा सांसद बना देंगे। समझ जाओ, सब समझ सकते हो। आओ फला पार्टी से क्रॉस वोटिंग करके तुम्हें हम सांसद बना देंगे। अभी भी हमारे यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई है, लेकिन उसकी सोच नहीं गई है। उसकी सोच अभी भी यहाँ के लोगों में है, और साजिश से साजिश रचते हैं। समझ गए? अब उसने क्या किया? प्रलोभन देकर अपनी तरफ मिला लिया। जिसमें शामिल लोग थे, जब आप लिख रहे हो तो क्या लिखेंगे? इसमें क्या लिखेंगे कि अंग्रेज जानते थे कि सीधे तौर पर नवाब को चुनौती नहीं दी जा सकती थी, इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो नवाब से संबंधित अधिकारी थे या उनके सगे संबंधी थे, जो उनका विरोध कर रहे थे या नहीं भी कर रहे थे, उनको प्रलोभन दे करके अंग्रेजों ने उन्हें अपनी ओर कर लिया। और वो अपनी ओर करने वालों में शामिल लोग, पहला नाम मीर जाफर है, जो निहायत ही कौन है? कुत्ता टाइप का है। मीर जाफर बहुत बड़ा गद्दार, भारतीय इतिहास बदल के रख दिया उसने। मीर जाफर का पहला नाम कौन? कलकत्ता का, यानी बंगाल का सेनापति है, किसका? नवाब का। दूसरा नाम मलिक चंद, कलकत्ता का अधिकारी। अमीन चंद अधिकारी। जगत सेठ, कलकत्ता का व्यापारी बैंकर। घसीटी बेगम, नवाब की मौसी। संबंधी भी गए, अधिकारी भी गए, सबको पैसा देके मिला लिया। अब आप समझ गए होंगे, इतना लिख दिया तो इतना जानो कि जो एग्जामिनर होगा ना वो समझ जाएगा बंदे में दम है। पूरी बातों को तो 10-4 लाइन में निपटा दिया। इसमें मुझे लिखवाने की जरूरत आपको नहीं, आप लिख लीजिएगा, मेरी बातें सुने, आप लिख सकते हैं। दूसरी बात कि भाई देखिए, जो युद्ध के दौरान की बातें हैं वो मैं कई बार बता चुका हूं कि भाई 23 जून को युद्ध होगा, और युद्ध का जो पृष्ठभूमि होगी वो ब्लैक होल होगा। वो मैं कई बार बता चुका हूं आपको। युद्ध में 2 पक्ष होंगे, एक तरफ कौन होगा? ये इसकी बात जो हो रही, एक तरफ कौन होगा? सिराज होगा और फ्रेंच सेना होगी उसके साथ, दूसरी तरफ रॉबर्ट क्लाइव होगा
और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या करेगा, नेतृत्व करेगा। उसके पास सेना 3000 होगी और विलियम वॉटसन होगा। मात्र 2200 से 3000 सैनिक के दम पर साजिशों के सहारे रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल को जीत लिया था। युद्ध प्रारंभ हुआ नवाब की तरफ से, यानी घटनाओं में युद्ध प्रारंभ हुआ नवाब की तरफ से। मीर मदान और मोहनलाल जैसे ईमानदार लोग शहीद हो गए और गद्दार लोग अपनी तलवार को म्यान से निकाले ही नहीं। यानी मीर जाफर लोग जो थे, जो उसके रायदुल्लभ थे या लतीफ थे, वो तलवार निकाले नहीं। और मीर जाफर ने युद्ध के दौरान क्या किया, गलत सूचना दिया किसे, सिराज को। कहा सिराज भागो, अब तो हम मार दिए जाएंगे। तलवार निकाला ही नहीं म्यान से और कहा भागो। तो कैसे सेनापति तलवार नहीं निकालेगा तो युद्ध कैसे निर्णायक होगा भाई। सिराज की गलती, सिराज भाग गया। ये घटना आप यहां लिख सकते हो, इतनी सी बात। डेट लिखो युद्ध का, पक्ष लिखो युद्ध का, युद्ध में क्या क्या, कैसे भागा, क्यों भागा, किसके कहने भागा, वो लिखो। कारण की बात करो तो मैं कारण में बता चुका हूं, कारण मैंने इसके पहले बता दिया। आप इसके कारण को ला के युद्ध का कारण सेटअप करिए। अगर कम शब्दों में चाहे तो एक लाइन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा दस्तक का दुरुपयोग। दो दिखाइएगा, दुरुपयोग में दो बातें दिखाइएगा। नंबर एक, कंपनी के कर्मचारियों द्वारा दस्तक का निजी व्यापार के लिए प्रयोग करना। दूसरा, दस्तक भारतीय कर्मचारियों के हाथों पैसा लेकर के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बेच दिया जाना। या सीधा लिख दीजिए, खत्म। दूसरी बात क्या, नवाब ने कहा किससे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, कि फोर्ट विलियम की किलेबंदी मत करो। वो नहीं माने, यानी उन्होंने क्या किया, किलेबंदी भी किया और तोप भी सजा दिया। जबकि फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर किलेबंदी को नवाब के कहने पर रोक दिया था। दूसरा कारण लिख दिया। तीसरी बात लिखना चाहो तो लिख सकते हो क्या, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब के विरोधियों को संरक्षण दिया। संरक्षण दिया, उनको अपने मिलाने के लिए संरक्षण दिया और गुटबाजी को बढ़ावा दिया, ये रीजन बताया। दूसरा क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांसीसियों के चंद्रनगर कोठी को अपने कब्जे में ले लिया, ये मैं बताया तात्कालिक कारण। कम शब्दों में ये बातें लिख सकते हो, मेरे लंबे से लेक्चर से इतनी बातें चुरा के ला सकते हो। अब हम कहाँ चलते हैं, कारण पे। कारण हो गया, महत्ता, महत्ता हो गया। चलिए महत्ता हो गया, परिणाम पे आ जाओ। इसका परिणाम क्या है, क्या राजनीतिक कोई परिणाम है? हाँ बिल्कुल है। जो हमने कहा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो पूरी तरह क्या बन गई, अब एक राजनीतिक संस्था बन गई, या कह सकते हैं पॉलिटिकल कंपनी बन गई। यानी कि अब वह प्लासी युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब व्यापारिक कंपनी न होकर के एक उसकी हैसियत ऐसी आ गई कि वह बंगाल में जिसको चाहेगा वो क्या बनेगा, नवाब। यानी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी किंग मेकर की भूमिका में आ गई। किंग मेकर जैसे कि हमारे यहाँ अमित शाह जी हैं, वो भी किंग मेकर, जिसको चाहते हैं प्रधानमंत्री ही बनता है। चाहे जितनी साजिश रचनी पड़ेगी बंदा रच लेगा, चाहे जो हो जाए, चाहे जितना खेल खेलना है। सर में एक भी बाल नहीं, लेकिन महान व्यक्ति है। इस देश में सबसे योग्य, अब तक के सबसे योग्य अगर किसी को कहा जाए होम मिनिस्टर, तो वल्लभ भाई पटेल की बात अमित शाह जी हैं। इस बात के लिए आप तारीफ कर सकते हैं, वह ऐसा होम मिनिस्टर कोई नहीं हुआ। देश की बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान अपने दूरदर्शिता की वजह से कर पाए, और रॉबर्ट क्लाइव एक दूरदर्शी गवर्नर था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, किंग मेकर की भूमिका निभाने लगा कौन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और नवाब हो गए कठपुतली, किसके हाथों के, कंपनी के। तो जाहिर सी बात है कि राजनीतिक महत्ता या राजनीतिक परिणाम इसका ही निकला। अब प्लासी विजय के बाद जितना लाभ मिलता था, वो राजनीतिक लाभ जितना मिला, उसका फायदा उन्हें दक्षिण भारत में मिला। बंगाल में राजनीतिक संस्था बनी तो दक्षिण भारत किसी कब्जे में आने लगा, अंग्रेजों के, और उत्तर भारत जाने लगा। यानी कि वो अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करके दक्षिण भारत, उत्तर भारत में अपना विस्तार करने लगे। यानी राजनीतिक विस्तार किसका शुरू हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। दूसरी बात, सैनिक परिणाम क्या निकला। सैनिक की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कंपनी बहुत मजबूत बनकर उभरी। प्लासी के बाद उसे इतना धन मिल गया, इतना धन मिल गया कि उसे अपनी सेना को और भी क्या कर दिया, क्षमता उन्हें बढ़ा दिया। और
में उतरने के लिए जलयान की व्यवस्था, नई नई तकनीकियों के बारूद गोला सब व्यवस्थित कर लिया, क्योंकि उसके पास बुलियन हो चुका था। इतना लिखोगे, इस तरह कह सकते हैं कि सैन्य क्षमता भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ी घटी नहीं। दूसरी बात क्या, आर्थिक कारणों पे मैंने चर्चा किया ही आपसे कि इसका क्या आर्थिक महत्व जो है वो इसका आर्थिक परिणाम है। तो अगर बात किया जाए कि आर्थिक परिणाम क्या था, तो प्लासी के बाद कंपनी ने काफी धन अर्जित किया। मैंने बताया था कि 24 परगना जिला पा गया, जिस वजह से उसका राजस्व वसूलते थे, यानी मीर जाफर ने परगना 24 किसे दान दे दिया, अंग्रेजों को, उससे कर वसूलते थे। कंपनी को बंगाल में मुक्त व्यापार की अनुमति मिल गई, वो भी एक बात रही। मुक्त व्यापार की अनुमति मिली, जाहिर सी बात है वो उससे अपना क्या करने लगे, उनको अब कर नहीं देना है जो पहले देते 3000 रुपये वार्षिक। और दूसरी चीज ये है कि दक्षिण के विजयों के लिए धन की प्राप्ति हुई। ऐसे आप लिख सकते हो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दक्षिण में विजय पाने के लिए धन की जरूरत थी, जो इसके बाद मिला। इसका परिणाम यह निकला। क्लाइव सहित दूसरे अधिकारियों और कर्मचारियों को मीर जाफर जैसे कुत्तों ने क्या किया कि उन्हें नजराना पेश किया, उपहार दिया, तो लाभ किसे हुआ, इसका ये परिणाम रहा। प्लासी के बाद भारत से इंग्लैंड की तरफ, यानी गंगा जो बहती है कहाँ, पश्चिम से पूर्व की बह रही थी, अब वो कहाँ बहने जा रही है, उत्तर से बहने जा रही है, यानी पलट जाएगी। उत्तर दक्षिणी गंगा उल्टी बहेगी, यानी कि जो बुलियन स्टेट बंगाल था उसकी जो संपदा थी अब कहाँ, मुक्त व्यापार के जरिए जा रही लंदन में। यानी कि व्यापार के लिए सोना चांदी जो भी था वो आसानी से कहाँ जाना शुरू हुआ, लंदन। तो इसीलिए कहा गया है कि यहीं से दादा भाई नौरोजी की जो ड्रेन थ्योरी है, यानी धन के बहिर्गमन का सिद्धांत यहीं से हो गया। यानी भारत से धन का बहिर्गमन कहाँ होने लगा, लंदन की ओर। अब बात हमने किसकी कर दिया आपसे, हमने बात किया परिणाम की, हम बात करते हैं प्रकृति की। एक सवाल है और उस सवाल को आपको जानना चाहिए, आप लिख लीजिए, तुरंत लिखिए। लिखिए 23 जून 1757 को 23 जून 1757 को मध्य युग समाप्त हुआ। 23 जून 1757 को मध्य युग समाप्त हुआ तथा आधुनिक युग प्रारंभ हुआ। मध्य युग समाप्त हुआ तथा आधुनिक युग प्रारंभ हुआ। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये सवाल आपको समझ में कुछ आया? मध्य युग यानी मध्यकाल का, आधुनिक मतलब मॉडर्न इंडिया का। तो कुछ इतिहासकार कहते हैं, नेचर तो ही बताएंगे, यही प्रकृति है इसकी। इस सवाल के थ्रू हम प्रकृति को जान लेंगे। जैसे प्लासी ने मिडिल एज को समाप्त कर दिया भारत में, मॉडर्न एज को स्टार्ट कर दिया। कैसे कर दिया? क्योंकि नई व्यवस्थाएं, नई राजनीतिक प्रणाली। प्लासी नहीं होता तो मध्यकाल का अंत नहीं होता। नवाबी गई, बर्तन बेच के जीवन यापन करने वाले मिलेंगे, मीर जाफर जैसे लोग। मीर जाफर इतना पैसा दे दिया उठा के अंग्रेजों को कि खाने के लिए से बर्तन बेचना पड़ा, बंगाल से बर्तन बेच खाना खाया हो। तो जब आप इस कहानी को लिखते हैं तो आप बताते हैं कि उसकी विजय, कुछ विद्वान इस बात को कहते हैं कि भारत में वास्तव में आधुनिक इतिहास की शुरुआत 1707 से नहीं होती है, 1757 से होती है। शायद इसीलिए यूपीएससी और जितने भी स्टेट पीसीएस हैं, जो एग्जाम कमीशन हैं, उन्होंने अपने सिलेबस में आधुनिक की शुरुआत 1757 से की है। समझे आप मेरी बात? शायद यही एक कारण है, क्योंकि हम समझते रहे कि ये तो कुछ और है, और जब अंदर घुस के देखा तब तो तमाशा कुछ और है। तो आप देखेंगे ना, अंदर जब जाएंगे तो अंदर जब हम आए तो हमने क्या देखा कि वास्तव में आधुनिक इतिहास की शुरुआत 1707 नहीं है, ये तो शुरू हुआ 1757 से। जिस क्वेश्चन को भी मैंने लिखवाया, इसका आंसर आप लिख सकते हैं मेरे लेक्चर से, बेशक लिखिए, नहीं तो मैं इस आंसर को दे दूंगा, आपको लिखवा दूंगा। और इसके बाद ये इसके प्रकृति की बात हो जाए तो सीधे हमारी, चूंकि अब प्लासी हो गया, तो प्लासी के परिणाम है कि मीर जाफर बन गया
एक गद्दार बना नवाब। अब मीर जाफ़र को थोड़ा सा जान लेना है अगले लेक्चर में, हमें अगले लेक्चर में मीर जाफ़र को जान लेना है। और मीर जाफ़र को जानने के बाद फिर मीर कासिम को भी समझ लेना है। मीर कासिम को समझने में हमें बक्सर चला जाना होगा। बक्सर पूरी तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रभुत्व स्थापित करने में मदद करेगा। भारत में पूर्णतः प्रभुत्व स्थापित होगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बक्सर 1764 से। सबसे खास बात, प्लासी है नदिया बंगाल में, बक्सर है बनारस के पूर्व में गंगा की नदी के तट पर। बक्सर जिला भोजपुर आरा से आगे पटना। ये गाना मैंने कई बार सुना है आपको, तो जानते हैं। तो बक्सर कहाँ? बनारस के पूर्व में गंगा के किनारे। और उस युद्ध को होने के बाद भारतीय इतिहास पूरी तरह बदलने वाला है। तो अगले लेक्चर में इसका हम जवाब देंगे और साथ ही आपको हम मीर जाफ़र से मिलवाएंगे, मीर कासिम से मिलवाएंगे और उसके बाद आपको बक्सर ले चलेंगे। बक्सर होने के बाद भी उन कठपुतलियों की चर्चा करेंगे। नजमुद्दौला जैसे लोग मिलेंगे जो कठपुतली बन के खाली घूमते रहेंगे, पिएंगे, खाएंगे, मौज करेंगे, यही करेंगे। उनकी पूरी कहानी जब सुनेंगे आप, उसके बाद तब बंगाल का इतिहास मॉडर्न इंडिया से क्लोज होगा। यानी अभी मेरा एक लेक्चर से बाकी है, तो आप बने रहिए हमारे साथ, आनंद लीजिए बंगाल का। आपको अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि यह क्लास पूरी तरह निःशुल्क रखी गई है। उन लोगों के जो संसाधन विहीन हैं उनको मदद मिले, वो भी अधिकारी बन सके। मेरा ये पूरा का पूरा प्रयास है कि उत्तर प्रदेश में हमारे द्वारा, हमारी मदद से अधिकतम एसडीएम बने, ऐसा मैं प्रयास करता रहूँ। धन्यवाद।